नमस्कार साथियों। इस वैश्विक महामारी काल कोरोना के काल में मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं लक्ष्मण कुमार, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय रांची के साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। आज के इस वैश्विक महामारी कोरोना के काल में भारतीय भाषा अभियान के द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए, क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है भाषा, जो एक चिंतन का विषय है कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए, वो क्या है और भविष्य में क्या होना है। इसको भारतीय भाषा अभियान के कुछ प्रमुख श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, जिनमें अतुल भाई कोठारी जी जो इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, तथा अरुण जी जैसे अनेकों श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा भाषा के विषय को आगे बढ़ाने के लिए अभियान के रूप में जोड़ने का प्रयास और योगदान दे रहे हैं, ताकि जनता को जनता की भाषा में न्याय मिल सके। इसी क्रम में मैं आपके साथ आज लाइव हूं। पूरे भारतवर्ष में करीब 130 करोड़ की आबादी है। इस पूरे 130 करोड़ की आबादी के लिए जो व्यवस्थाएं भारतवर्ष में की गई है, वह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यह 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों के कामकाज के तरीके तथा कामकाज के लिए जो भाषा संविधान द्वारा निर्धारित है तथा संविधान में लिखित है, मैं उस पर थोड़ी फोकस डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से किसी तरह कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और भाषा प्रथम रूप से जो सीखी जाती है वह मातृभाषा है। जो बच्चे जन्म से गर्भ के पीरियड में भी रहते हैं, माँ से सुनती है, सीखती है, और उनका जन्म के पश्चात शुरू से ही वो सीखती है, वह मातृभाषा के रूप में है। और जनताओं के बीच जो काम हो, जिस भाषा पे उस पर शुरुआत हो, वह कौन सी भाषा हो। अमूमन जो कार्यपालिका की भाषा है, संघ की भाषा के रूप में संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट वर्णन है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही उसमें स्पष्ट वर्णन है कि विगत कुछ दिनों तक हिंदी के साथ ही करीब 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा अस्थायी रूप से प्रयोग में किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 348 में यह वर्णन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी में कार्यवाही तथा निर्णय होंगे, वह तब तक जब तक
संसद विधि के संशोधन के द्वारा उसको विलोपित न कर दें, जबकि यह अंग्रेजी में कार्यवाही जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में चलते हैं, यह अस्थायी नहीं है। यह अस्थायी रूप से उस काल एवं परिस्थिति के हिसाब से लागू किया गया था। जिस तरह से संविधान में 370 एवं 35A थे जिन्हें संशोधन के द्वारा संविधान से हटाए गए, उसी तरह से अगर अपने देश की संसद कानून बनाकर अंग्रेजी में न्यायिक कार्यवाही को विलोपित कर सकती है और इसे करना चाहिए। इसमें भी एक व्यवस्था अनुच्छेद 344 में दिया गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करते हुए 8वीं अनुसूची के हिसाब से वो आयोग एक रिपोर्ट देगी राष्ट्रपति को, अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के उपरांत जो आयोग का विषय है वह अनुच्छेद 344 में वर्णित है। आयोग अब एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति के पास अनुशंसित करेगी। उसके बाद संसद विधि में संशोधन के द्वारा अंग्रेजी में जो न्यायिक कार्यवाही एवं न्यायिक निर्णय आते हैं उसे समाप्त कर हिंदी एवं अन्य भाषाओं में किए जा सकते हैं। इसी तरह व्यवस्था कार्यपालिका के काम में भी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वह राजभाषा है। इस तरह कार्यपालिका की जितने पत्र आदि एवं जितने उसमें जो कार्यवाही आती है, जो पत्राचार होते हैं, वह हिंदी में करना चाहिए क्योंकि राजभाषा भारत की जो संघ की राजभाषा है वह हिंदी है एवं सभी राज्यों में अपने जो राज्य की राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसके तहत की जानी चाहिए। तीसरी कड़ी में आती है एक न्यायपालिका। न्यायपालिका में मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में जितनी कार्यवाहियां एवं न्याय निर्णय सभी वर्तमान में अंग्रेजी में आ रहे हैं। इसके साथ ही सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी में ही कार्यवाही होती है तथा उसका समापन आता है, तो निर्णय आता है। परंतु कुछ राज्यों में यह व्यवस्था हिंदी में भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में न्यायिक कार्यवाही तथा निर्णय हिंदी में आने लगे हैं, उसकी छूट वहाँ दी गई है। इससे यह भाव जगता है कि जनता जिसके लिए हम यह न्यायिक व्यवस्था चला रहे हैं, जिनके लिए न्याय की कार्यवाही चल रही है, उनको वो निर्णय पढ़ के समझ में आते हैं कि निर्णय उनके पक्ष में है या विपक्ष में, और पूरी न्यायिक कार्यवाही के तहत उनको समझ में आती है कि उनके पक्ष में निर्णय है या विपक्ष में। इसके साथ ही जो निम्न न्यायालय हैं
भारत के सभी जो निम्न न्यायालय हैं, विशेष रूप से झारखंड और बाकी क्षेत्रों में जो अपने अपने राज्य की अपनी भाषाएं हैं, उसके तहत भी जो निर्णय आते हैं, सभी जगह अभी तक अधिकतम कहें कि अंग्रेजी में ही निर्णय आते हैं, जिसे हम सबको प्रयास करके उसके निर्णय हिंदी में आने चाहिए, ये करने हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, जिसे हम CRPC का सेक्शन 354 बोलते हैं, फैसला न्यायालय, जो जजमेंट है, निर्णय न्यायालय किस भाषा में लेंगे। धारा 354 में स्पष्ट वर्णन है कि जो निर्णय है वह न्यायालय की भाषा में दी जाएगी। इसके साथ ही धारा 272, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 में स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय में निर्णय, जो एक्यूज होते हैं, मुद्दालय होते हैं, उनको जिस भाषा में समझ में आएगी, जो भाषा समझ में आएगी, उसी भाषा में निर्णय देने का प्रावधान अंकित है। अतः उसमें एक्यूज एवं उनके अधिवक्ता को जिस भाषा में समझ में आएगी, उस भाषा में निर्णय देने का वर्णन अंकित है। इस तरह से भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में निर्णय दिए जा सकते हैं। इसके बावजूद अभी तक निर्णय अंग्रेजी में ही आ रहे हैं। हम सबका यह प्रयास है और सभी वरिष्ठ एवं पूरे देश से मेरा आह्वान है कि जनता को उनके भाषा में निर्णय दिलाया जाए, तभी सही मायने में यह समझ में आएगा कि उनको कि उनके साथ न्याय हुआ है कि नहीं, और न्याय जिसके लिए है उनको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में उनके साथ न्याय हो रहा है। अगर किसी निर्णय को पढ़कर जो व्यथित व्यक्ति हैं, जो न्यायालय में जाते हैं, उनको उनकी पूरी कार्यवाही और उनके निर्णय बगैर समझे यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायिक प्रणाली से, एक न्यायिक व्यवस्था से वह व्यथित व्यक्ति संतुष्ट हुआ या उनके साथ न्याय हुआ। मेरा यह मानना है कि जब वह व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा, उस निर्णय को पढ़ने के बाद, कि हाँ सही में मेरे साथ न्याय हुआ है, जो फैक्ट, जो तथ्य प्रस्तुत उस निर्णय में रखे गए हैं, सारे उनके तथ्य का लिखित रूप से वर्णित है, और उन तथ्यों के आधार पर
जो उनके हिसाब से सही हैं, सही तथ्यों के आधार पर यह निर्णय दिया गया है, तो उसे लगेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ है और यह निर्णय सही है। तो अनेकों मामलों में व्यथित व्यक्ति बहुत सारी अपील की प्रक्रियाओं में जाने से बचेंगे। अगर उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके साथ न्याय हो गया है, तो शायद बहुत सारे निर्णयों के विरोध में अपील की जो प्रावधान है उसमें बहुत सारे मुद्दालय अपील में नहीं जाएंगे। इससे न्यायिक बोझ बढ़ने के भी आसार हैं और जनता को समझ में आएगी कि उसके साथ निर्णय सही हुआ है या गलत हुआ है। मेरा आप सबों से यह अपील है कि इन सभी कानूनी प्रावधानों के रहते हुए हम सब सिर्फ अंग्रेजी से ही वाद एवं प्रत्युत्तर दाखिल कर रहे हैं, जिससे थोड़ा हम लोग परिवर्तन अपने आप में करते हुए मेरा सबसे आग्रह होगा कि वाद एवं प्रत्युत्तर इत्यादि जो कार्यवाही है, हम सब लोग शुरू में अपने से परिवर्तन शुरू करें और वाद एवं प्रत्युत्तर इत्यादि जो कार्यवाही है हिंदी एवं अपने क्षेत्रीय भाषाओं में करने का प्रयास करें। इसके साथ ही न्यायाधीशों से आग्रह करें कि हमारे वाद का जो निर्णय है वह हिंदी में सुनाया जाए, हिंदी में प्रदान किया जाए, ताकि मेरे जो मौकिल हैं उनको निर्णय समझ में आए। क्योंकि मैं जो वाद लड़ रहा हूं वह अपने मौकिल के तरफ से लड़ रहा हूं और उनकी बातों को न्यायालय के समक्ष रख रहा हूं। और मेरा मौकिल अगर हिंदी में जानता है, हिंदी समझता है, तो मैं अपना वाद एवं प्रत्युत्तर जो भी जिस साइड में मैं रहूं वह हिंदी में दाखिल करने का प्रयास करूं, ताकि वो वाद तथा प्रत्युत्तर अगर हम वादी की तरफ से हैं तो वाद अगर हिंदी में बनाते हैं तो मेरा वादी पढ़ के पूरी तरह से समझ लेता है और उनकी सही बातों का ही न्यायालय में दाखिल किया जाता है और उनको लगता है कि मेरा बात सही रूप से न्यायालय में दाखिल किया गया है और वह संतुष्ट रहता है। आगे पूरी कार्रवाई भी हम लोग स्थानीय भाषाओं में या हिंदी में, जैसे मूलतः मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड में हिंदी चलती है, हिंदी की भाषा में हम लोग उस पर दाखिल करें और पूरी कार्रवाई हिंदी से करें। और जब निर्णय भी हिंदी से आ जाएंगे तो मुद्दालय को संतुष्टि होगी कि मेरे साथ न्याय हुआ है। यह हम सबका एक प्रयास चाहिए। उच्च न्यायालयों में आगे चलकर बहुत सारे में संशोधन करना है, संशोधन के बाद वो तो हिंदी में शुरुआत हो जाएगा। कम से कम शुरुआत के जो बहस होते हैं को भी हिंदी में बहस करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे अधिवक्ता
हिंदी में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में बहस करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें इसे जारी रखना चाहिए। अभियान व्यवस्था बहुत सारे जो न्यायालयों में समस्या होती है, न्यायाधीश कहते हैं कि भैया यहाँ चूंकि ये हाईकोर्ट है, आर्गुमेंट करने के लिए कहते हैं, परंतु मेरा आग्रह है न्यायाधीशगण से आग्रह करें कि मैं अपनी बात, अपने मुवक्किल की बात हिंदी में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं, रख सकता हूं। अतः मुझे हिंदी में बात प्रस्तुत करने का अनुमति दिया जाए। बहुत सारी जगह पे अनुमति मिलती है, हिंदी में बहस करते हैं। इसके साथ ही निर्णय के लिए हिंदी में प्रयास करना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण अपने पास भी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए कार्य करता है, वहां पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी एवं अन्य न्यायाधीशों के द्वारा हिंदी में निर्णय दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों में हिंदी में न्यायिक कार्यवाही चल रही है और निर्णय भी दिए जा रहे हैं। हम सबको प्रयास करना है कि न्यायिक कार्यवाही एवं न्यायिक निर्णय हिंदी में एवं अन्य राजभाषा, जो उस क्षेत्र की राजभाषा है, अलग अलग प्रदेशों की अपनी राजभाषा है प्रदेश की, उस भाषा में जो जनता जानती है, हम जिसके लिए न्याय इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, जिन्हें हम न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको उनकी भाषा में न्याय दिलाएं। यह प्रयास हम तमाम अधिवक्ता बंधुओं को करना चाहिए और हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं खुद उच्च न्यायालय में हूं, मैं प्रयास करता हूं कि जो बहस है हिंदी में करूं। यह शुरुआत होती है, शुरू में कठिनाइयां होती है, लेकिन अभियान जब आगे बढ़ता है तो कारवां साथ में जुड़ता है। 1 से 2, 2 से 5, इस तरह से संख्या बढ़ती ही जाती है और न्यायाधीशगणों को भी लगता है कि नहीं, अगर कोई हिंदी में बहस कर रहे हैं और केस के सही तथ्यों को और निर्णयों को सही रूप से रख रहे हैं, तो इन्हें सुनना चाहिए और उसके आधार पर वह निर्णय देने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें प्रयास में पीछे नहीं हटना है, हमें प्रयास जारी रखना है, तभी किसी मुकाम पर या किसी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब अलग अलग सोचते हैं। मेरा यह मानना है, जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो सफल होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में उपस्थित होकर परीक्षा नहीं लिखते हैं, तो
वह अनुत्तीर्ण ही रहेंगे, वो कभी उत्तीर्ण हो नहीं सकते हैं। किंतु अगर परीक्षा में बैठते हैं और प्रयास करते हैं तो उनका फल, जो परीक्षा फल हो है, वह दोनों ही हो सकता है। वह अनुत्तीर्ण भी हो सकता है और उत्तीर्ण भी हो सकता है। वह इस पर आधारित होता है कि उनका प्रयास किस तरह का रहा है। अगर सफल प्रयास सफल रास्ते से, सफल तरीके से करते हैं, प्रयास करने का भी तरीका सही और गलत होता है। अगर सही तरीके से प्रयास करते हैं तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे, यह माना जाता है और यह होता ही है। जो परीक्षार्थी सफल होते हैं वह सही तरीके से और संघर्ष रूप से प्रयास अपना जारी रखते हैं। हम सब अधिवक्ता बंधुओं से मेरा आज की डेट में, आज की तारीख में यह आग्रह है कि न्यायालय की भाषा हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हो, इसका प्रयास हम सभी अधिवक्ताओं को निरंतर रूप से करना है। और हम सब जब निरंतर रूप से प्रयास करेंगे तो भारत की भाषा हिंदी और अन्य भाषा का काफ़ी विकास होगा तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तीनों ही स्तंभों में हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज सुचारू रूप से चलने शुरू होंगे और न्यायपालिका की सारी कार्यवाही हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा तथा निर्णय भी हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आने लगेंगे, जो निर्णय सभी आम जनों को समझ में आने लगेंगे कि वास्तव में उनके साथ न्याय हुआ है। तभी हम सब अभियान के कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बंधु को यह संतुष्टि होने लगेगी थोड़ी कि हम अपने अभियान को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और मेरा न्यायाधीशों एवं न्यायमूर्तिगणों से भी आग्रह है कि ये पूरी न्यायिक व्यवस्था जिसके लिए है उसकी भाषा में हम सब न्यायिक निर्णय एवं न्यायिक कार्यवाही को चलाने का प्रयास करें, ऐसा सोचकर आगे के दिनों में काम करने के प्रयास करें, ताकि वास्तव में आम जनों को न्यायालय के द्वारा जो न्याय उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह लगे कि आम जनों के साथ न्याय हो रहा है, वह जनता को लगना चाहिए। मैंने पूर्व में ही थोड़ी विवेचना की थी। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा जो दंडिक न्यायालयों में निर्णय आते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में आ रहे हैं, उससे भी हम सबको हिंदी एवं अन्य भाषाओं में निर्णय दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि वास्तव में जनता को लगे कि मेरे साथ निर्णय हो रहा है। आज की कोरोना काल में इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।